फाइनली 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 हमारे इंडिया में हमारे इंडियन कल्चर के लिए एक ऐसी फिल्म बनी है जिसे हम प्राउडली कह सकते हैं कि यस, दिस इज आवर इंडियन कल्चर। हमारे फिल्म जगत के लिए और हमारे इंडियन कल्चर और हमारी हिस्ट्री के लिए एक गोल्डन डे। एक शब्द में अगर आज मैं इस फिल्म का रिव्यू करना चाहूँ तो वो है माइंड ब्लोइंग। दोस्तों, कल की 2898 फिल्म थिएटर में रिलीज हो चुकी है। वैसे तो मैं इस चैनल पर फिल्म रिव्यूज डालता नहीं हूँ ज्यादा। आज तक मैंने इस चैनल पर शायद एक ही रिव्यू डाला है और वो रिव्यू किसका है वो आप जानते ही हैं। ये फिल्म को मैं आज फर्स्ट शो देखने गया था और इस फिल्म के बारे में मुझे बात करने की इच्छा इसलिए हुई क्योंकि स्पिरिचुअलिटी, सनातन संस्कृति, लाइफस्टाइल, इसके बारे में अगर कोई अच्छी चीज हो रही हो तो मैं ऐसी कोशिश करता हूँ कि मैं उस चीज को या उस घटना को इस चैनल पर कवर करूँ। यही एक कारण है कि मैं आज कल की 2898 एडी इस फिल्म का रिव्यू डालने जा रहा हूँ। तो एक शब्द में अगर आज मैं इस फिल्म का रिव्यू करना चाहूँ तो वो है माइंड ब्लोइंग। ये बात मैं बिल्कुल भी ओवरवेल्म्ड होकर या किसी के भी दबाव में आकर नहीं कह रहा हूँ। ये मैं बिल्कुल मेरी दिल की गहराई से कह रहा हूँ और इसके जो कारण है मैं ये वीडियो में डिस्कस करूँगा। देखिए, इस फिल्म का जो सबसे पहला और सबसे आउटस्टैंडिंग और जो सबसे उभर के दिखने वाला पार्ट है वो ऑब्वियसली इसका वीएफएक्स है। लेकिन वीएफएक्स से ऊपर अगर इस फिल्म में कुछ अच्छा है तो वो है इसका कॉन्सेप्ट। देखिए, मैं हमेशा से कहता आ रहा हूं कि फिल्म का वीएफएक्स, फिल्म के एक्शन, फिल्म की कास्टिंग, डायरेक्शन सब बाद में आता है। सबसे पहले अगर कोई फिल्म के लिए चीज आती है तो वो है फिल्म का कॉन्सेप्ट। और जब से कल की 2898 या शुरुआती दौर में इसे प्रोजेक्ट के कहा जा रहा था, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है और जब से हमें इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट पता चला है, तभी से हमें इस चीज की पूरी गारंटी थी कि इस फिल्म का कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड ब्लोइंग होने जा रहा है। और वैसा ही हमें फिल्म में कन्वर्ट होते हुए भी दिखा है। फिल्म का जो कॉन्सेप्ट है, इस पर मुझे जो सबसे ज्यादा खुशी हुई है वो है हमारे सनातन कल्चर का रिप्रेजेंटेशन। फाइनली 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 हमारे इंडिया में हमारे इंडियन कल्चर के लिए एक ऐसी फिल्म बनी है जिसे हम प्राउडली कह सकते हैं कि यस, दिस इज आवर इंडियन कल्चर। इसी के साथ फिल्म का एक दूसरा भाग जो मुझे बहुत अच्छा लगा है वो है इसका साइंस फिक्शन के साथ ब्लेंड करा गया। देखिए, हमें यह समझना होगा कि आज का जो फिल्म का दौर है वो साइंस फिक्शन का दौर है। साइंस फिक्शन का दौर क्यों है, इसको मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं क्योंकि आने वाले कुछ सालों में और पिछले कुछ सालों में हमने जो फिल्में देखी है, जो ब्लॉकबस्टर रही है या जो ग्लोबल हिट रही है, वो साइंस फिक्शन फिल्म रही है। अगर कोई ऐसी फिल्म है जो नॉन साइंस फिक्शन फिल्म है तो उसकी जो कहानी है उसमें इतना दम है कि उसने इन सबको पीछे छोड़ दिया। इसका अगर हम सबसे अच्छा एग्जाम्पल ले तो वो है अवतार 2 जो अभी आई थी, जो ग्लोबली जो है वो बहुत बड़ी हिट रही है। और इंडियन सिनेमा में अगर हम देखें तो हमने बीते कुछ वर्षों में बहुत सारी ऐसी साइंस फिक्शन फिल्में देखी है, जैसे एक हनुमान फिल्म जो आई थी, अभी रिसेंटली आई है, और दूसरी एक ब्रह्मास्त्र फिल्म है जो अभी रिसेंटली आई थी। तो ऐसी फिल्में जो है वो अभी इंडियन सिनेमा में भी हमें देखने मिल रही थी। लेकिन कल की 2898 इन सारी फिल्मों से अलग इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारी जो सनातन संस्कृति, हमारा जो इंडियन कल्चर है, उसका और साइंस फिक्शन का इतना सीमलेस ब्लेंड किया गया है कि इसको आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फिल्म परफेक्ट है। हाँ, फिल्म में बहुत सारी कमियां हैं, उस पर मैं ज्यादा डिस्कस करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरा ये ख्याल है कि उस पर फिल्म रिव्यूअर्स बहुत सारे अपने क्रिटिकल जो रिव्यूज हैं वो दे चुके हों। मैं यहाँ पर सिर्फ सनातन संस्कृति के रिप्रेजेंटेशन की बात करनी है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में अश्वत्थामा के बारे में एक पॉडकास्ट किया था, अगर आपको वो पॉडकास्ट देखना है और अगर आपको अश्वत्थामा के बारे में और जानकारी चाहिए, डिटेल्ड ऐसी जानकारी है जो सच है और थोड़ी सी शॉकिंग भी है, तो आप हमारा अश्वत्थामा वाला वीडियो जरूर देखें। अश्वत्थामा का कल की 2898 में जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज माइंड ब्लो। अश्वत्थामा जी के बारे में जो महाभारत सीक्वेंस में बात बताई गई है, उनकी जिस तरीके से कहानी को डिपिक्ट किया गया है, वो देखकर आपको मन में एक खुशी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा रिप्रेजेंटेशन नहीं हुआ। देखिए, महाभारत जो है उसके ऊपर बहुत सारे सीरियल बने हैं, लेकिन क्या होता है ना कि बड़े पर्दे पर एक ग्रैंड तरीके से महाभारत को या रामायण को दिखाना ये एक बहुत बड़ा, बहुत मुश्किल जॉब है, जिसमें कल की 2898 एडी बहुत हद तक, मैं अभी भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बहुत हद तक सफल होती नजर आती है।
इसके जो महाभारत के सीक्वेंस है वो मतलब मैं वर्ड्स में नहीं कह सकता, वो आप देख के आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे, माइंड ब्लोन हो जाएंगे, क्योंकि हर एक फ्रेम वो महाभारत के जितने सीक्वेंस है उसकी ऐसा लगता है कि हर एक फ्रेम के ऊपर जो है वो नाग अश्विन जी ने अपनी मतलब पूरी जान लगा दी। हर एक फ्रेम इतनी सुंदर, इतनी परफेक्ट दिखती है। हाँ, कहीं कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें कुछ VFX की कमी है और ये, पर मैं उस चीज़ पे जाना नहीं चाहता। एक चीज़ बहुत नोटिसेबल है इस फिल्म की कि इसमें जो महाभारत के रेफरेंसेस लिए गए हैं या महाभारत के जो सीक्वेंस दिखाए गए हैं उसमें जो हमारे असली स्क्रिप्चर है उसके साथ छेड़छाड़ नहीं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म बिल्कुल ही 100% अडेप्टेड है। इस फिल्म को हम ये कह सकते हैं, जैसे नाग अश्विन जी ने भी बोला था, कि ये एक फिक्शनल फिल्म तो है ही, लेकिन ये लूजली इंस्पायर्ड है। हमें ये बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि ये फिल्म लूजली इंस्पायर्ड है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये फिल्म फ्यूचर के ऊपर जो है वो बेस्ड है, तो हमें ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, हम सिर्फ कयास ही लगा सकते हैं। तो नाग अश्विन जी ने एक तरीके से महाभारत का सीक्वल बताने का एक प्रयास किया है, जो कि सफल प्रयास है। मैं बिल्कुल एक शब्द में कहना चाहूंगा, सफल, बिल्कुल सफल प्रयास है। जैसा कि मैं महाभारत के सीक्वेंसेस के बारे में कह रहा था, तो महाभारत के सीक्वेंसेस में एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखा गया। जैसे आप देखेंगे कि क्योंकि ट्रेलर में वो चीज बता दी गई है, तो मुझे ये बताने में कोई यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए कि महाभारत का वो सीक्वेंस है जिसमें उत्तरा के गर्भ पर अश्वत्थामा जी ने ब्रह्मास्त्र डाला। वो जो सीक्वेंस है उसको जिस एक्यूरेसी के साथ बताया गया है वो बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि जैसा कि हम पिछली कुछ फिल्मों में देखते आ रहे हैं, प्रभास की एक फिल्म थी, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन पिछली कुछ फिल्मों में देखते आ रहे हैं कि हम हमारे जो सनातन संस्कृति की हिस्ट्री है उसके ऊपर जब फिल्म बनाना चाहते हैं तो हम हमारी क्रिएटिविटी इतनी यूज कर लेते हैं कि उसका जो मेन जो मूल तत्व है वो कहीं ना कहीं खो जाता है। लेकिन कल की 2898 AD इसका बिल्कुल पूरा ध्यान रखती है कि हमारे स्क्रिप्चर्स के साथ कोई छेड़छाड़ न हो। इसी के साथ जो फ्यूचर की दुनिया बताई गई है वो तो अमेजिंग है ही, लेकिन उसमें जिस तरीके से हमारे इंडियन हिस्ट्री और हमारी सनातन हिस्ट्री को ब्लेंड किया गया है उसको देखकर आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा, खुश हो जाएगा और आप एक तरीके से अंदर एक सैटिस्फैक्शन महसूस करेंगे। अश्वत्थामा जी का किरदार इस फिल्म में एक मुख्य भूमिका निभाता है और जिस तरीके से अश्वत्थामा जी को हमारे फिल्म जगत के लेजेंड श्री अमिताभ बच्चन जी ने प्ले किया है, तो ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि अश्वत्थामा जी बिल्कुल ऐसे ही होंगे, ऐसे ही दिखते होंगे, उनका हाव भाव, उनका व्यवहार आज की तारीख में ऐसा ही होगा। अगर अश्वत्थामा जी आपको कहीं दिखे तो वो इसी टाइप का बिहेव करते होंगे। अमिताभ बच्चन जी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैं या आप या हम जैसी यंग जनरेशन कुछ क्रिटिकल रिव्यू दे, इतनी हमारी लायकी नहीं है। हम खुद को इतना लायक नहीं मानते कि हम अमित जी के बारे में कुछ बोल सके। एक चीज जरूर है कि इसमें अमिताभ बच्चन के साथ साथ ही जो एक हाईलाइट मूवमेंट है वो है कमल हसन जी का। कमल हसन जी ने जिस तरीके से सुप्रीम यास्किन इस किरदार को निभाया है वो बिल्कुल सराहनीय है, क्योंकि फिल्म में एक चीज बिल्कुल नोट करने जैसी कि इसमें कहीं भी, फिल्म का नाम जरूर कल्कि है लेकिन इसमें कहीं भी कली और कल्कि ये नाम नहीं लिए गए हैं। तो ये फिल्म की बहुत सराहनीय चीज है कि बिना नाम लिए अगर आप वो चीज फील कर पाए तो वो फिल्म की सक्सेस है। और अगर मैं फिल्म की बात करना चाहूं तो फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा सा आपको लूज दिखाई पड़ता है, लेकिन फिल्म के फर्स्ट हाफ का लूज होने का कारण इसलिए है कि उन्होंने जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया है। और इस पर आई थिंक मैं एग्री करता हूँ नाग अश्विन जी से, क्योंकि मैं पहली बार तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि एज एन ऑडियंस जब आप कल की 2898 AD को देखने जाए तो अपना हॉलीवुड फिल्म का चश्मा उतार कर देखिए इस फिल्म। जी हाँ, अपनी हॉलीवुड फिल्म की जो आपकी बैकग्राउंड है उसको आप घर पे रख के जाइए, तब आप ये जो फिल्म है उसको पूरी तरीके से अप्रिशिएट कर पाएंगे। इसका कारण ये है कि हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्म बहुत कम बनी है या शायद नहीं ही बनी है, और क्योंकि इसमें इतनी ग्रैंड लेवल पे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड बिल्डिंग दिखानी थी तो फर्स्ट हाफ में उनको वो पूरी हर चीज जस्टिफाई करना जरूरी थी। फर्स्ट हाफ में आपको बहुत सारे ऐसे सीन देखने मिलेंगे जो कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट करते हैं स्टोरी से, या ऐसा लगता है कि ये स्टोरी का पार्ट ना होते तो भी चलता, लेकिन वो जरूरी इसलिए थे क्योंकि वो फ्यूचर की वर्ल्ड बिल्डिंग दिखानी थी।
ये तो बात थोड़ी फिल्म रिव्यूअर वाली हो गई, मैं फिल्म रिव्यूअर वैसे हूं नहीं, लेकिन हाँ जो अच्छा लगा मैंने आपको बताया। लेकिन अगर सनातन संस्कृति, हमारे सनातन धर्म के बारे में बात की जाए तो कल्कि 2898 AD फाइनली एक ऐसी फिल्म है जो हमारे सनातन कल्चर को एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन देती है। और आयरॉनिक बात यह है कि ये फिल्म हमारे सनातन धर्म पर बेस्ड भी नहीं है, ये तो फिल्म फ्यूचर की है, फ्यूचर की एक फिक्शन फिल्म है। ऐसा कभी अभी हुआ नहीं है, होने वाला होगा या नहीं भी होगा, लेकिन फिर भी हमारे देश की, हमारे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की आयरनी ये है कि एक साइंस फिक्शन फिल्म हमारे सनातन संस्कृति का एक परफेक्ट रिप्रेजेंटेशन बनकर सामने आई है। आप ये मत समझिएगा कि मैं इसमें हमारी सनातन संस्कृति के बारे में कुछ बोल रहा हूँ या फिल्म जगत के बारे में बोल रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म साइंस फिक्शन होने के बावजूद भी हमारे सनातन इतिहास का एक वो स्वर्णिम पन्ना दिखाई पड़ती है जिसकी खोज में हम कई वर्षों से घूम रहे हैं। जहां तक ज्ञानगंज, शंबाला, शांग्रीला इस वर्ल्ड की बात हो तो मैंने बहुत पहले ज्ञानगंज पर एक बहुत ही रिवीलिंग वीडियो बनाया था। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, लेकिन उस वीडियो की भी लिंक या उस वीडियो का कुछ जो कार्ड वगैरह है वो मैं आपको यहाँ ऊपर या इधर कहीं दिखा दूंगा। वो वीडियो आप जरूर देखिएगा अगर आप कल्कि 2898 AD फिल्म देख के आए हैं, क्योंकि इस फिल्म में शांबाला का एक जिक्र है। और शांबाला को, क्योंकि फिल्म में शांबाला बोला गया है, लेकिन शांबाला को हमारी सनातन संस्कृति में ज्ञानगंज कहा गया है। ज्ञानगंज एक ऐसी मिस्टिकल जगह है जिसका अभी पता नहीं है किसी को, ये हिमालय में कहीं खोई हुई है। और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर जितने हमारे सिद्ध पुरुष है, साधु है, वो सब रहते हैं। कई हजारों वर्षों पुराने साधु है, महाअवतार बाबा जी, जिनके बारे में कई लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें, बहुत बड़ी बड़ी रिसर्च करी है। उनका भी जिक्र कहीं ना कहीं ज्ञानगंज से रिलेटेड टॉपिक्स में आता है कि महाअवतार बाबा जी का ज्ञानगंज से बहुत गहरा कनेक्शन है। कहने की बात यह है कि कल्कि मूवी में हमें शांबाला या ज्ञानगंज का एक बहुत बड़ा सीक्वेंस दिखाया गया है, जिसमें ऐसी मिस्टिकल जगह दिखाई गई है जहां पर ऐसा कहा जाता है कि हमारे कल्कि जी का जन्म हुआ। तो अगर आपको कल्कि फिल्म देखने के बाद शांबाला का, शांग्रीला का, ज्ञानगंज का या उस वर्ल्ड का इंटरेस्ट जागा है तो हमारे पास उसका वीडियो तैयार है और हमने ये वीडियो बहुत पहले ही डाल दिया था। आपको वो वीडियो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसमें हमने वहां की असलियत बताई है कि वहां कैसा क्या होता होगा, क्या होता होगा, वो जगह कैसी दिखती है, वहां के लोग कैसे होंगे। जहां तक वापस हम फिल्म पे आते हैं, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया, आई एम सॉरी, बट जहां तक फिल्म की बात है, ये फिल्म माइंड ब्लोइंग है। हर एक हिंदुस्तान के नागरिक को ये फिल्म देखने जाना चाहिए। इस फिल्म को देखने के बाद अगर आपको एक्साइटमेंट, खुशी, सेटिस्फैक्शन और एक जॉय, हैप्पीनेस फील ना हुई तो ये बहुत अजीब बात होगी।